राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 का। अब दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। ये प्राइवेट मेंबर बिल था और प्राइवेट मेंबर बिल के लिए आपने कंडीशन कल देखी थी। क्या बोला जाता है, कौन इसको इंट्रोड्यूस करता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको इंट्रोड्यूस करते हैं जो नॉन मिनिस्टर होते हैं, मतलब किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो पार्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको ब्रिंग कर सकता है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। नॉन मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वो पार्ट नहीं होते, उसी को बोला जाता है प्राइवेट मेंबर बिल। किसी भी पॉलिसी के ऊपर ये काम कर सकते हैं। ये डीपीएसपी को देखते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स को देखते हैं, पुरानी कोई स्कीम थी उनको चेक करते हैं, और इनको जो लगता है कि ये शायद इंपॉर्टेंट था पार्ट, पर सिंस हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं है, किसी ने इसको लाइमलाइट में नहीं लाया, प्राइवेट मेंबर बिल उन चीजों के ऊपर नजर रखते हैं और फिर उन पॉलिसीज में चेंज लाने की बात करते हैं। तो वैसे आपके सामने आता है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025। तो ये प्राइवेट मेंबर एनसीपी पार्टी से सुप्रिया सुले के बारे में आपने सुना होगा, फ्रॉम कहां से है ये, मुंबई से है ना, महाराष्ट्र। तो इन्होंने ये लेके आए इस बिल को, दैट इज राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, जिसमें क्या बोला गया कि लाइफ का बैलेंस काम के साथ होना चाहिए। आज के टाइम पे कोविड-19 के बाद बड़े सारे चेंजेस आए। हुआ क्या, पहले ज्यादातर आप देखते थे ऑफलाइन जॉब्स ही हुआ करती थी, पर जब कोविड-19 आता है, उससे पहले ही वैसे तो ऑनलाइन चीजें आने लगी थी, पर जब कोविड-19 आया तो आपने देखा एजुकेशन भी एकदम से ऑनलाइन चली जाती है। आईटी सेक्टर में पहले ऑफिसेस में लोग जाया करते थे, उसके बाद बोल दिया कि वर्क फ्रॉम होम। तो यूपीएससी ने 21 के पेपर में पूछ लिया वर्क फ्रॉम होम की वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं, जो हमारा स्ट्रक्चर है, आईटी सेक्टर है, और जो एक इंसान की अपनी लाइफ है उसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्रिटिकली एनालाइज करने को बोला था, आपको दोनों फैक्टर्स बताने थे। तो वैसे राइट टू डिस्कनेक्ट बिल इसी पर्पस से लाए ताकि जो वर्क लाइफ बैलेंस है और एम्प्लॉय का वेलबींग है डिजिटल स्फेयर के अंदर, उसको बैलेंस करके चल सके हम, ठीक है। तो ये अभी बिल है। जितने भी प्राइवेट मेंबर बिल्स होते हैं उनके ऊपर उतनी सीरियस डिस्कशन नहीं होती, कई बार तो इग्नोर ही कर दिया जाता है। पहली जो प्रायोरिटी होती है वो आपके ऑर्डिनरी बिल, या जिन्हें पब्लिक बिल या फिर गवर्नमेंट बिल भी बोला जाता है, जो एमपी और स्पेशली जो मिनिस्टर होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंडर, वो लेके आते हैं। तो उसको पहली प्रायोरिटी दे देते हैं कि हम रूल कर रहे हैं तो हम अपने वाला बिल पहले प्रेजेंट करेंगे। पर राइट टू डिस्कनेक्ट आपने देखा होगा, इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी पार्लियामेंट के अंदर जब इसे प्लेस करा गया था, प्रायोरिटी उतनी नहीं दी गई। तो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 क्या क्या चीजें इसके अंदर लिखी गई हैं। सबसे पहले तो लीगल राइट टू डिस्कनेक्ट, इस बिल के अंदर एक सेक्शन नंबर 7 लिखा हुआ है, जहां पे मेंशन करा कि एक बार आप ऑफिस से आ चुके हो, आपके जो ऑफिस आवर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद आपको किसी भी कॉल का रिस्पॉन्स करना जरूरी नहीं है, ईमेल का रिस्पॉन्स करना जरूरी नहीं है, मैसेज का रिस्पॉन्स करना जरूरी नहीं है। एक्सेप्शंस भी लिखी हैं, पर पहला जो सेक्शन 7 है उसमें डिसिप्लिन के ऊपर ज्यादा फोकस करा है कि वर्किंग आवर्स हैं उसी में अपना काम करो, और फिर जैसे होता है कईयों को कि बस टाइम सा निकालना है वो वर्किंग आवर्स वाला, तो इस बिल के अंदर ये भी लिखा गया ऐसे ना हो कि सिर्फ प्रेजेंटिज्म हो। प्रेजेंटिज्म मतलब कि मैं प्रेजेंट था अपनी शिफ्ट के टाइम पे, इसमें बोला आउटपुट बेस्ड होना चाहिए कि उस टाइम में अगर वो अपनी शिफ्ट लगा रहा था तो आउटपुट क्या निकल के आई, ठीक। तो वो आउटपुट के ऊपर फोकस करता है। देन डिफाइंड आउट ऑफ वर्क आवर्स, इसमें ये भी क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है कि जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, आज के टाइम पे एग्रीमेंट्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तब हुआ करते थे जब बंधुआ मजदूरी होती थी, और फोर्स लेबर इंडिया के अंदर पूरी तरह से बैन है, पर फिर भी कई कंपनीज में डराया जाता है कि 3 साल के लिए आपको यहाँ पे रहना ही पड़ेगा, अगर आप बीच में छोड़ते हो तो लमसम अमाउंट ऑफ मनी आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। और उस केस में ना ज्यादातर फंसते हैं इंटर्नीज जो होते हैं, उनको पता नहीं होता कि ऐसा भी कुछ है, वो डर जाते हैं कि यार छोड़ भी नहीं सकते। फिर एक बार हुआ था ये किसी के साथ, मैंने उसको बताया, मैं कहा भाई वकील चाहिए तुझे, ये चीज तो अलाउड ही नहीं है, तुम कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस पे नहीं लेके चल सकते। हाँ, फ्रीलैंसिंग वाला काम है, उसमें डेडलाइंस आती है कि इतना टाइम पीरियड इसमें रहेगा, हम इतना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, आप बीच में इसमें नहीं जा सकते, वो फ्रीलांसिंग में आ जाता है। कंपनीज में, ऐसी कंपनीज को फॉरेन की कंट्रीज अच्छा नहीं मानती जहां पे ऐसे लेबर लॉज बड़े स्ट्रिक्ट लगाए गए होते हैं कि आपको कंपनी नहीं छोड़ सकते, बीच में नहीं जा सकते, ये वाला पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, वो उनको मानती नहीं अच्छी फॉरेन कंट्रीज। इवन अगर रेशो बराबर नहीं है, फीमेल की प्रेजेंस नहीं है किसी कंपनी के अंदर, उनको भी नहीं मानते कि यहाँ पे तो जेंडर इक्वालिटी नहीं है, ये क्या एसटीजी इंश्योर करेंगे। तो ऐसी चीजें हैं। आउट ऑफ वर्क आवर्स में बोल दिया कि जो एग्रीमेंट बना था उसमें सारी चीजें डिटेल में होनी चाहिए। कई बार सिचुएशन बन सकती है कि सारे एम्प्लॉइज को थोड़ा ओवर टाइम करना पड़ेगा, शायद जो बाद वाला टाइम पीरियड आएगा वो रिलैक्सिंग होगा,
रिलैक्सिंग मतलब कि 3 दिन थोड़ा हैवी बर्डन है अपने ऊपर और जो बाकी के 2 दिन रहेंगे हफ्ते के उसमें ज्यादा काम नहीं होगा, उस टाइम भी आपका जो वर्किंग आवर है वो खुद ही रिड्यूस हो जाएगा। वो कंडीशन क्लियरली आपके एग्रीमेंट्स के अंदर मेंशन होनी चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है। अब ये तो ओवर टाइम की कैटेगरी में इंक्लूड हुआ, यहाँ पे जो रोल आएगा वो मेंटल हेल्थ का आ गया, आपके फिजिकल हेल्थ का आ गया, तो बोला इसमें आपको ओवर टाइम पेमेंट भी करनी पड़ेगी अपनी एम्प्लॉय को अगर आप ओवर टाइम करवाते हो। प्लस जब ओवर टाइम करवाने की जरूरत पड़ रही है तो उस केस में आप वॉलंटरली उस एम्प्लॉय से काम करवाओगे, मतलब अगर वो हाँ करता है तभी वो काम करेगा, अगर ना करता है तो जबरदस्ती आप उससे काम नहीं करवा सकते। अब एम्प्लॉयज की वेलफेयर अथॉरिटी भी यहाँ पे होनी चाहिए जो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करेगा, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेगा। मतलब एक लिंक बना दिया, एक तरफ आपकी सरकार आ जाएगी, एक तरफ वो एम्प्लॉयर आ गया जो कंपनी है जहां पे एम्प्लॉय ने काम करना है, और एक तरफ एम्प्लॉय आ गया। तीनों के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए जिसको जोड़ेगा ये वेलफेयर अथॉरिटी, जो चेक रखेगा कि कोई राइट यहाँ पे वायलेट तो नहीं हो रहा जो एम्प्लॉय है उसका। देन आता है नेगोशिएशन चार्टर, आउट ऑफ वर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। जो वर्किंग आवर था वो निकल चुका है, उसके बाद अगर कोई कईयों की मीट्स होती हैं, कईयों को बोला जाता है कि अभी सारी कंट्रीज का टाइम पीरियड कहीं ना कहीं सिंक में चलता है तो इस टाइम पे मीटिंग सभी की होगी, तो वो आउट ऑफ वर्क जो कम्युनिकेशन है वो प्रोटोकॉल के अंदर ठीक से मेंशन होने चाहिए जब भी आप रिक्रूटिंग करते हो। और ओवर टाइम की कंपनसेशन प्रोवाइड करी जाएगी। कोई यहाँ पे वेज का नहीं बताया गया है कि नॉर्मल वेज के कंपैरिजन में कितना प्रोवाइड करा जाएगा, पर नॉर्मल वेज के हिसाब से ही डिसाइड करा जाएगा कि कितने आवर्स के लिए कितना ओवर टाइम यहाँ पे प्रोवाइड करा जाएगा कंपनसेशन की फॉर्म में। डिजिटल वेलबींग मेजर्स, अब देखो क्या होता है कि मैंने आपको एक दिन टर्म बताई थी, कौन सी थी, ब्रेन फॉग। ब्रेन फॉग में मतलब क्या होता है कि आपको याद नहीं रहता आप किसके लिए गए थे। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे साथ हुआ रिसेंट, आपने तो बोला था कि हमें नहीं होता, होता है किसी को, कभी कभी होता है। उस दिन मुकर गए थे सारे, नहीं मैम हमें नहीं होता, हम तो मेडिटेशन करते हैं। नहीं मजाक कर रही हूँ, मेडिटेशन नहीं आपने बोला था, वैसे किसी ने बोला नहीं कि होता है। ब्रेन फॉग का मतलब होता है कि आप इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम इंक्रीज कर रहे हो आज के टाइम पे, आपके मेंटल जो हेल्थ है उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट पड़ा है। इम्पैक्ट कैसा, जैसे एकदम से जाओगे और आप भूल जाओगे कि मैंने क्या काम करना था, आप खाना खाने के लिए गए थे, आप भूल गए कि मैं आया क्यों था, और जैसे अभी मैंने कुछ सामान रखना था दूसरी तरफ तो मैं भूल गई कि मैं आई किस लिए थी, तो वापस चली गई। तो ये ब्रेन फॉगिंग के इंसिडेंट्स है। अब इसमें सिर्फ मेंटल जो आपकी स्क्रीन टाइमिंग है वो नहीं फैक्टर है, आपका नेचर, आपका पोल्यूशन ये जो बढ़ रहा है आज के टाइम पे ये भी इंक्लूडेड है, सर्केडियन रिदम जो हमारे बिगड़ रखे हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो मल्टीपल फैक्टर्स ब्रेन फॉग को लीड कर रहे हैं। ब्रेन रॉट अगर वर्ड आए वो स्पेसिफिकली आपका स्क्रीन टाइम के साथ एसोसिएटेड है। और कौन से वाला जो स्क्रीन टाइम है जो आप करते हो, डूमस्टे स्क्रॉलिंग। ये क्या होती है डूमस्टे स्क्रॉलिंग? कुछ भी देखे जा रहे हो और 2 घंटे कब पास हुए तो आपको पता नहीं लगा, हाँ तो वो चीज आती है इसमें डूमस्टे स्क्रॉलिंग। ये मेरे साथ हुआ था एक बार, मुझे कंटिन्यूटी में 2.5 घंटे हो गए थे, मैं रील्स ही देखे जा रही थी, तो मेरी बहन बोलती साक्षी की दीदी तुझे पता है टाइम कितना हो गया, मतलब ये स्क्रॉल करते करते। मैं क्या कितना हुआ, बोलती 2.5 घंटे, और मेरे को सदमा ही लग गया उस दिन की इतना टाइम हो गया, और वो ऐसे लगा जैसे अभी आधा ही घंटा हुआ था देखते देखते। तो उसको बोलते हैं डूमस्टे स्क्रॉलिंग, और इसके साथ जो टर्म रिलेटेड है दैट इज ब्रेन रॉट। फॉग में मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं, फॉगिंग मतलब धुंधलापन सा आ जाता है आपके दिमाग के ऊपर, तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे उसके ऊपर भी फोकस करा गया। यहाँ पे बोला कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स रेज करे जाएंगे कि आपको वर्किंग आवर्स के बियॉन्ड काम करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा काउंसलिंग सर्विसेज भी यहाँ पे इंक्लूड करी जाएंगी। एंड डिजिटल डिटॉक्स सेंटर्स, डिजिटल डिटॉक्स सेंटर्स का मतलब है यहाँ पे ऑनलाइन कोई एप्लीकेशंस होंगी, जैसे कई बार आप कर देते हो ना कि इतनी देर के बाद मेरा फोन खुद ही जो स्क्रीन टाइम है वो ऑफ हो जाएगा, ये एप्लीकेशन नहीं चलेगी, मल्टीपल एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। वैसे ही यहाँ पे भी सेंटर्स भी बनाए जाएंगे जो ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। मतलब लगभग नशा मुक्ति केंद्र के लिए आपको जाना पड़ेगा, वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि अगर आपको लत लग रखी है डूमस्टे स्क्रॉलिंग की तो उसको छोड़ना कैसे है। कई बार होता है कहीं मीटिंग के गैप पे फटाफट से रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं, तो वो आदत छोड़नी कैसे है, उसको प्रोडक्टिविटी में कैसे कन्वर्ट करना है, वो चीजें यहाँ पे ऑनलाइन सिखाई जाएंगी। स्पेशली फॉर दोस्त जो रिमोट वर्क करते हैं, रिमोट वर्क मतलब वर्क फ्रॉम होम वाले लोग हैं, उनके लिए ये बनाए जाए। उसके बाद पेनल्टीज आती हैं फॉर नॉन कंप्लायंस। अब नॉन कंप्लायंस के लिए पेनल्टी ऐड करी गई है। अगर कोई भी कंपनी जो राइट टू डिस्कनेक्ट बिल के अंदर प्रोविजन दे रखे हैं उसकी वायलेशन करता है, तो उस केस में जो टोटल इंप्लॉय रेम्यूनरेशन होगा, मतलब जो भी जितने भी कंपनी के अंदर इंप्लॉइज अवेलेबल हैं, टोटल मान लो उनके ऊपर 10 करोड़ रुपया लग जा रहा है, तो उसका 1% रेम्यूनरेशन सरकार के पास जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी। तो जब 10 करोड़ का आप 1% निकालोगे कितना आ गया,
10 लाख आएगी, 1 लाख है, 10 लाख आएगा तो 10 लाख उसकी पेनल्टी लगी, मतलब एक वायलेशन के ऊपर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। तो ये पेनल्टी का एक प्रोविजन भी ऐड करा गया है राइट टू डिस्कनेक्ट बिल के अंदर। नीड क्या है? ऑलवेज ऑन वर्क कल्चर, कि हम बार बार फोन देखते रहते हैं कि कुछ काम तो नहीं आ गया, तो वो वाला जो कल्चर है उसको थोड़ा डिक्लाइन करवाना है, एक हेल्दी वर्क कल्चर डेवलप करना है। उसके अलावा कई बार ऐसे भी होता है कि मीटिंग आ गई, दिवाली का टाइम था, मीटिंग आ गई अचानक से, करनी पड़ेगी, अटेंड कर लेते हैं, कुछ नहीं है, तो वो जो वर्क कल्चर है आपको पता ही नहीं है आपके वर्किंग आवर्स कब कब के हैं, तो एक तो उससे रिलेटेड चीजें। नंबर 2, मेंटल हेल्थ कंसर्न। आपको याद होगा एक दिन हमने किसी सप्लीमेंट के बारे में बात करी थी, नहीं, मेंटल हेल्थ स्पेसिफिक, जिसमें मैंने बोला था कि सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, और चेतना यहां बैठी थी, मैं बताती हूँ, मैं पूरा इंसिडेंट बताती हूँ। चेतना ने बोला कि मैम सप्लीमेंट फार्मेसी में, शॉप्स में अवेलेबल होते हैं। मैं कहा वो तो अवेलेबल हैं, पर ओवर यूज ऑफ सप्लीमेंट की वजह से मूड स्विंग्स मेल्स में भी आने शुरू हो गए। और मेल्स में क्यों आए थे? आईटी सेक्टर के साथ लिंक करा था, सर्केडियन रिदम के साथ रिलेटेड था वो सप्लीमेंट, जिसमें आपको, जैसे मैंने बोला था कि पहले नेचुरल क्लॉक हुआ करती थी, कोई सोया रात को, उसने बोल दिया दिमाग को, नहीं साक्षी तुमने तो सारे पार कर दिया, नींद वाली दवाई प्रेस्क्रिप्शन पे मिलती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सप्लीमेंट की बात करी थी। वेरी गुड, ऑनलाइन में आंसर आ गया, तुमने नहीं बोला अभी। सर्केडियन रिदम के साथ कौन सी ग्लैंड एसोसिएटेड थी? वेरी गुड, पीनियल ग्लैंड। मेलाटोनिन, मेलाटोनिन, ये मेलानिन किसने बोला? मेलाटोनिन, मेलानिन कलर के साथ एसोसिएटेड है, ज्यादा मेलानिन ज्यादा डार्क स्किन, कम मेलानिन ज्यादा फेयर स्किन। और मेलाटोनिन जो है ये आपके सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है, तो जो स्लीप वेक साइकिल है ना सारी, वो मेलाटोनिन हार्मोन ही कंट्रोल करता है, तो उसके सप्लीमेंट भी आज के टाइम पे मार्केट्स में अवेलेबल है। अब उसकी होगी ओवर कंजप्शन। ओवर कंजप्शन क्यों हुई? क्योंकि अब रात की शिफ्ट चली हैं, हमारी जो आईटी सेक्टर के अंदर आप कंपनीज देखते हो वो फॉरेन की कंपनीज होती हैं, डेवलप नेशंस हैं, वो अपने टाइम के हिसाब से चलेंगे, खुद के सर्केडियन रिदम मेंटेन है, यहाँ के डिटीरियोरेट कर दिए क्योंकि यहाँ पे उनको सस्ती लेबर मिल जाती है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है उन्होंने बोला कि चलो सप्लीमेंट ही खा लेते हैं, मेलाटोनिन खाएंगे तो सर्केडियन रिदम खुद ही ठीक हो जाएगा, रात को लेट सोना है या सुबह सोने का टाइम हुआ, रात को जाके जागना है। इवन मेरा ब्रदर है, उसकी भी पूरी नाइट शिफ्ट ही होती है, पर उनका वर्क कल्चर ऐसे है कि अगर आपकी मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है उसके बाद आप बेड उधर जहां टेबल पे बैठे होते हो वहां पे भी हेड डाउन करके सो सकते हो। तो मतलब वो एक चीज एडिशनल कर दी, क्यों? क्योंकि शिफ्ट ही कैसी है, रात की शिफ्ट है, ऑपोजिट टू नेचर। अब नेचर क्या बोलता है कि रात को सोने का टाइम है, और मेलाटोनिन क्या होता है, वो कब सीक्रेट होता है? जब अंधेरा होता है, जब आपको लाइट की इंटेंसिटी नहीं दिखती। तो वही बोला कि जो मेंटल हेल्थ है वो भी इंपैक्ट कर रहा है। मेलाटोनिन आपने खाया था पर मेंटल हेल्थ के ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले थे। क्या? जैसे फीमेल्स में तो मूड स्विंग्स होते ही है, हर मंथ की वो साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसकी वजह से मेल्स में भी मूड स्विंग्स के केसेस आने लगे। रीजन, आप मेलाटोनिन खुद खा रहे हो, तो वो जो बॉडी का मेलाटोनिन था उसने बोला मेरी क्या जरूरत जब ये बाहर से खा ले रहे, उसका काम कहीं ना कहीं सप्रेस हुआ। सेरोटोनिन से मेलाटोनिन बना था, अगर आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म आ रहा हो अभी याद, तो वो सेरोटोनिन क्या था, वो तो स्ट्रेस भी लीड करता है। अब जब मेलाटोनिन में ही कन्वर्ट नहीं करेगा वो, तो क्या होगा, उससे स्ट्रेस ज्यादा इंक्रीज करेगा। बेशक आपने बाहर से कोई मेडिकेशन खाई थी, वो जो नेचुरल मशीनरी थी वो उससे अफेक्ट हो जाती है। मेंटल हेल्थ के ऊपर स्पेशली जो हमारा युवा है उनके ऊपर सबसे ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इसी वजह से बोला राइट टू डिस्कनेक्ट बिल के अंदर कि हेल्थ के कंसर्न्स भी हमने देखने हैं। और जो यूथ होता है, जिन्होंने नई नई जॉब ज्वाइन करी होती है, उनको एक टेंशन भी रहती है, आज के टाइम पे ऐसे रिप्लेस कर सकता है कोई भी किसी को, तो अगर मैंने काम नहीं किया, थोड़ा सा ओवर टाइम नहीं लगाया, तो उनको एक टेंशन होती है जॉब से ना निकाल दे, अगर इनको बेटर कोई कैंडिडेट मिल जाता है, तो वो चीज यहाँ से एलिमिनेट करनी है। देन पावर एसिमेट्री एट वर्क प्लेस, मैंने बता दिया आपको ये कि आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको अप्रेजल्स भी दिए जाएंगे, ईयर एंड में आपको नॉमिनेट भी करा जाएगा, शायद इंप्लॉई ऑफ द ईयर भी बोला जाएगा, बशर्ते उसमें कुछ आपने एक्स्ट्रा काम किया हो। शुरू में तो करना भी पड़ता है सभी को ही, जब आपने प्रूव करना होता है खुद को कि नहीं आई कैन डू दिस, तो उस टाइम पे थोड़ा काम कर लेते हैं एक्स्ट्रा, बट फिर जब आपको पता है कि नहीं अब मुझे आ गया, कम समय में मैं ज्यादा आउटपुट लाके दे सकता हूँ, वो पॉजिटिव चीज है। पर अगर इन चीजों के लिए जॉब इनसिक्योरिटी हो रखी है, इसके लिए आप ओवर टाइम कर रहे हो, वो नेगेटिव है, तो उसको राइट टू डिस्कनेक्ट बिल के अंदर ऐड किया गया है कि एक्सप्लॉइटेशन ना हो। ग्लोबल लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट, यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं जैसे फ्रांस है, बेल्जियम है, आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। अब देखो मेंस के लिए
मेंस के लिए आपको ग्लोबल स्टैंडर्ड मीटअप करने पड़ते हैं, तो उनको मीटअप करने के लिए उन्होंने तो लीगलाइज कर दी है ये चीजें वहां पर। तो ये वाली जो कंट्रीज हैं इनके एग्जाम्पल आप एड ऑन कर सकते हो। यूएस का जो वर्क स्ट्रक्चर है, वर्क कल्चर है, उनका 5 दिन का मेन रहता है। वीकेंड पे आप टच ही मत करो काम पर, 5 दिन आप बुरी तरीके से काम कर रहे होते हो, तो उनका वर्क कल्चर कुछ वैसे है। यहाँ पे आवर्स के बेसिस पे चलते हैं। इवन आप ऑस्ट्रेलिया में भी देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया में बोल दिया था कि सिर्फ 5 घंटे का ही टाइमलाइन होना चाहिए ऑफिस के अंदर, 8 की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपने जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो बोलते हैं कि नहीं 18-18 घंटे काम करो। तो ऐसे दिखाया था एक तरफ सुप्रिया फुले, वो कौन है, कृष्णन मूर्ति, हाँ वही बोलते हैं ना ऐसे कि 18-18 घंटे आपने काम करने, एक तरफ उनको दिखाया था, फिर बोला कि राइट टू डिस्कनेक्ट बिल आया है, ये रो रहे हैं साइड में। क्यों? क्योंकि वो तो बोलते हैं 18-18 घंटे काम करवाना है, ओवर टाइम करवाना है, तभी आप ग्रो कर पाओगे। चलो एनीवेज, तो ग्लोबल जो लेजिस्लेशन है उसके साथ भी हमें मीटअप करना है। एंड प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करिए रादर देन प्रेजेंटिज्म। ऐसे नहीं हो कि आप सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रहे हो कि मैं अपनी जो वर्किंग आवर्स है उसमें अवेलेबल हूँ, आउटपुट क्या लेके आए उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए, आउटपुट ओरिएंटेड होनी चाहिए। जैसे होते हैं ना कहीं मक्खन मसाला लगा लेते हैं बस उसी पे चले होते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। रादर देन आउटपुट के ऊपर होना चाहिए फोकस अपना कि इन्होंने काम क्या करके दिया, तो वो चीज आ जाती है। यहाँ पे बड़ा ज्यादा होता है ये कॉर्पोरेट जो सेक्टर्स होते हैं, आईटी सेक्टर्स, उनमें भी होती हैं ऐसी चीजें। लगभग सारी चीजों में होता ही है ना, स्कूल से ही शुरू हो जाते हैं। बचपन में देखा नहीं है कहीं छोटे छोटे बच्चे भी कैसे मिर्च मसाला लगा, मिर्च तो नहीं लगाते, मिर्च तो वो लगाते थे जो डेंजरस होते थे। हाँ मक्खन होता है, मक्खन, मक्खन इज सॉफ्ट, मिर्च तो डेंजरस हो जाती है फिर। चलो चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, तो आज के टाइम पे जो वर्किंग मॉडल्स हैं वो डाइवर्स हो चुके हैं। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, 1991 के बाद स्पेशली एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं, आईटी सेक्टर की एक एक्टिव प्रेजेंस इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। टेलीकॉम सेक्टर था वो तो पहले से भी चल रहा था, पर वो इंडिजीनस था, हमारी इकोनॉमी पूरी ही क्लोज आपको दिखेगी। पर उसके बाद जब चेंजेस आए आईटी सेक्टर के अंदर, तो मैन्युफैक्चरिंग, आईटी सेक्टर, गिग वर्कर्स का एक आप देखोगे फ्लरिश हुआ। गिग वर्कर्स ये जो भी डिलीवरीज करते हैं, पहले याद होगा आपको 2014-13 के आसपास, उस टाइम पे ना ऐसे गिग वर्कर्स की बड़ी डिमांड इंक्रीज हुई थी रेस्टोरेंट से। आप कॉल करिए आपके घर पे वो खाना प्रोवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद आया 2014 के बाद डिजिटल सर्च, उसमें फिर एप्लीकेशंस ही आ गई कि छोड़ो ऐसे कॉल भी क्यों करनी है रेस्टोरेंट को, एक ऐप बना देते हैं बीच में, उसी ऐप से आप ऑर्डर कीजिए, वहीं पे जॉब भी दी जाएंगी। आज के टाइम पे जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं उनका देखना 2 लाख से ज्यादा वो डिलीवरीज कर चुके होते हैं, तो ठीक ठाक उनको अमाउंट वहां पे जनरेट हो जाता है। बट एनीवेज यहाँ पे क्या बोला गया कि जो वर्किंग मॉडल है आज के टाइम पे वो डाइवर्स हो चुके हैं, तो आप एक बिल सारे ही मॉडल्स के ऊपर इंपोज नहीं कर सकते। तो ये एक चैलेंज तो ये बताया। एंड अब देखो ये भी चीज आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो, बिल्कुल सही बोला है इन्होंने। अब जैसे आईटी सेक्टर में ही आता है स्पेसिफिकली ये कि आपको रात की शिफ्ट भी मिल सकती है, इवनिंग शिफ्ट भी मिल सकती है। मॉर्निंग शिफ्ट तो चलो सेफ ही होती है, इंटर्नीज को दी जाती है, या फिर जो मैनेजमेंट वाले एचआर एंड ऑल होते हैं उनको दी जाती है। इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, इसमें वर्किंग आवर्स रिड्यूस करे जा सकते हैं। ऑल्दो काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने खुद ही एक्सेप्ट करा है कि आप हमें काम प्रोवाइड करिए, हम काम करने के लिए अवेलेबल हैं, हम एज अ लेबरर यहाँ पे अवेलेबल हैं। टाइम को रिड्यूस करा जा सकता है, आप उस टाइम जोन को नहीं चेंज कर सकते कि इंडियन आवर्स में ही हम काम करेंगे, वो चीज पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं वो उन कंट्री से हैं जहां पे टाइम जोन बिल्कुल डिफरेंट चल रही है। एक प्रॉब्लम। दूसरी, एनफोर्समेंट डिफिकल्टी। इन्फोर्समेंट डिफिकल्टी का मतलब है, यहाँ पे लिखा था ना कि जो वर्किंग आवर्स हैं उसमें कॉल, ईमेल्स, उसका टाइम फिक्स होना चाहिए। व्हाट्सएप के ऊपर कौन कंट्रोल रखेगा? व्हाट्सएप तो ब्रॉड आ गया ना, फिर ऊपर से प्राइवेसी के इश्यूज आ जाएंगे, प्राइवेसी ब्रीच के इशू आ जाएंगे। अगर किसी ने बोला यहाँ पे मीट कर लेते हैं, क्योंकि अब तो व्हाट्सएप के ऊपर भी स्क्रीन शेयरिंग का फीचर आ रखा है, तो आप तो वहां से भी मीट को अटेंड कर सकते हो, जिसका आपके पास कोई डेटा भी नहीं होगा। वैसे आपकी एक टीम्स होती है, पहले और भी एप्लीकेशंस थी, उनका आई थिंक चेंज आया। टीम्स किसको करके रिप्लेस कर, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, स्काइप को करा था इसने, यस स्काइप को करा था। तो उसमें और ज्यादा ब्रॉड फीचर ऐड कर दिए। ज्यादातर जो कंपनीज हैं वो उसी फीचर को यूज कर रही हैं आज के टाइम पे, उसके ऊपर चेक रहता है। जो कंपनी के सीईओज हैं उनका चेक रहेगा क्या टाइमिंग्स यहाँ पे चल रही है। पर व्हाट्सएप और ऐसे जो मैसेंजर एप्स आ गई, उससे आप मीटिंग्स को अटेंड करोगे, आपके पास कोई कंट्रोल ही नहीं है उसके बाद। एक ये चैलेंज यहाँ पे रहेगा। देन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इनके ऊपर तो चलो घूम फिर के सबसे ज्यादा बर्डन आ ही जाता है। रिस्क ऑफ रेगुलेटरी रिजिडिटी,
फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखेगी। कई बार पीक बिजनेस साइकिल्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि शायद हफ्ते के अंदर 3 दिन आपको ज्यादा काम करना पड़े पर 2 दिन आपको ब्रेक मिलेगी, पर इसमें प्रोविजन ऐड कर दिया कि ओवर टाइम का कंपनसेशन देना पड़ेगा। बेशक आपने 3 दिन ही काम करना था, अगले 2 दिन ये नहीं बोलोगे आपकी हमारी सैलरी में से पैसा रिड्यूस कर दीजिए, तो वो थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। और ऊपर से प्राइवेट मेंबर बिल की एक लिमिटेशन आती है कि इसको प्रायोरिटी पे नहीं रखा जाता। सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो आपके गवर्नमेंट के बिल्स होते हैं। वहीं पे अगर ये राइट टू डिस्कनेक्ट किसी ऑर्डिनरी बिल की कैटेगरी में होता तो शायद इसको डोमिनेंस भी मिलती, जैसे अभी आपका वीबीजी राम जी है तो उस बिल को जैसे प्रायोरिटी दी गई। देखो जो हाँ जो लेबर लॉ था ना, हाँ जो लेबर कैसे हाँ ये अच्छा पॉइंट आपने बोला। जैसे मतलब हफ्ते का आपका काम रहेगा 8 घंटे आ गए तो 8 पंजे कितने हो गए 40 तो जहां पे 8 घंटे की शिफ्ट होती है वहां पे 6 दिन वर्किंग रहता है आपका, तो 8 घंटे और ऐड कर लो 48 आवर्स। ये चीज अच्छी बोली आपने कि 48 आवर्स टोटल आ गए आपके वीक के। ये 9 घंटे की होती है अगर, तो सैटरडे संडे आपको छुट्टी दे दी जाती है, वो वहीं पे कंप्लीट कर दिया जाता है। अब 48 आवर्स का वर्किंग शेड्यूल होना चाहिए, पर इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगी बाद में चल के कि हो सकता है आपका जो काम था वो 18 घंटे एक्सीड कर गया, वो बोले मैं तो पागल हो गया 18 घंटे काम कर करके, ये प्रॉब्लम आ सकती है। पर हाँ डेफिनेट आवर्स की कैटेगरी में देखें 48 आवर्स डेजिग्नेट कर दिए, इसी में आपका वो ओवर टाइम वाला टाइम पीरियड भी इंक्लूड कर दिया जाएगा, फिर 2 दिन में वो जो काम कम आना था वो भी इसी में इंक्लूड हो गया। 48 आवर्स से वो फिर एक्सीड अगर करता है तो उसमें ओवर टाइम की कंपनसेशन होनी चाहिए, शायद ऐसा प्रोविजन ऐड करा भी जाए। ये अच्छा पॉइंट है, इसको आप लिख सकते हो वे फॉरवर्ड के अंदर। बाकी दैट्स ऑल, ये जो आपका राइट टू डिस्कनेक्ट था। वे फॉरवर्ड क्या क्या है, एक पॉइंट आपने भी बोल दिया, उसको भी आप ऐड कर लीजिए। फेज्ड एंड सेक्टर स्पेसिफिक अडॉप्शन, सभी के लिए जो गाइडलाइंस होंगी वो डिफरेंट ही रहेंगी, कईयों का डे टाइम रहेगा, कईयों का इवनिंग, कईयों का रात वाला टाइम, तो उसके हिसाब से कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ट्राइपेटाइट डायलॉग मैकेनिज्म, ट्राइपेटाइट डायलॉग मैकेनिज्म जो आपके लेबर कोड्स के अंदर भी लिखे थे, एक सरकार रहेगी, दूसरी आपकी कंपनी रहेगी, तीसरी उसमें काम करने वाले लोग रहेंगे एम्प्लॉय, उनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता है तो आपको इंफॉर्मेशन भी एक्यूरेट मिलेगी, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करी जा सकती है। सॉफ्ट लॉ अप्रोच इनिशियली, अब ऐसे भी ना हो कि जो एग्जिस्टिंग लेबर कोड्स आपके आए थे 2019 और 20 में आया था, जिन्हें 25 के कौन से मंथ से इंपोज करने, 26 के अप्रैल मंथ से बोल दिया गया है कि हम पूरी तरह से इंपोज कर देंगे, तो एकदम से भी आपने सारी स्ट्रेटेजी इंपोज नहीं करनी है, पायलट प्रोजेक्ट पे इसको चलाइएगा, तो वैसे इसकी अप्रोच रहेगी। बिहेवियरल एंड कल्चरल चेंजेस, अब कहीं बीच में गड़बड़ खुद ही करते हैं, जब यहाँ पे मैंने बोला था आपको लेबर कोड्स के टाइम पे भी कि बहुत ही ज्यादा लेबर स्पेसिफिक आ चुके हैं, लेबर सेंटर्ड है, यहाँ पे भी शायद मिसयूज हो। वो जो वर्क कल्चर है कि काम करना है, आउटपुट लाके देनी है, शायद थोड़ा सा इंप्लॉय के एंड से भी लीनियंट हो जाए चीजें कि चल वर्किंग आवर्स हमारा कोई लेबर कोड ब्रेक नहीं कर सकता, हमारे लिए अथॉरिटी बैठी हुई है, तो वो वाला एटीट्यूड भी ना आए, तो अवेयरनेस भी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन विद लेबर एंड हेल्थ पॉलिसीज, हेल्थ भी आ गया, जो लेबर कोड्स आपके आए थे उसके साथ इंटीग्रेट किया जाए। दैट्स ऑल।